हाँ जी, very good afternoon. So, in today's class, I'm going to discuss a very important law that is UAPA, Unlawful Activities and Prevention Act. And you might have heard recently, Supreme Court has passed a bail order in the case of Delhi riots case, in which Supreme Court granted bail to 5 persons, but the Supreme Court refused bail to Sharjil Imam and Umar Khalid. So let's understand the law, UAPA law, and what are the important provisions. What was the Supreme Court order in this case? So let's try and understand. So this is your UAPA Bear Act. I have opened the Bear Act here. I will discuss the provisions uh, after discussing the main topic, जो कि मैं पहले जो शारजिल इमाम और ये जो उमर खालिद वाला केस है इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको बाकी सारी प्रोविजंस का भी ओवरव्यू दूंगा। बट अभी फॉर द टाइमिंग सबसे पहले मैं यूएपीए की जो दो प्रोविजंस है हमारी, एक तो है सेक्शन 15 विच डिफाइंस द टेररिस्ट एक्ट, एंड एक है हमारा सेक्शन 43 क्लॉज डी सब सेक्शन 5। उसको डील करते हैं, वो बेल के साथ डील करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रेट अवे। सो Unlawful Activities and Prevention Act 1967. I will show you the Bear Act also wherever required. So let's understand the background first. ठीक है, background क्या है कि जो दिल्ली के अंदर ना रॉयट्स हुए थे 2019 और 2019 या 17 के अराउंड ये रॉयट्स हुए थे। हुआ क्या था कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ पास किया था। उस लॉ का नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। अब इस लॉ के अंदर प्रोविजंस ये थी कि जो पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तीन देशों में से जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैन हैं, ये जो कम्युनिटीज माइनॉरिटी में हैं इन देशों के अंदर, क्योंकि ये थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं। थियोक्रेटिक आप समझते हो, द कंट्री विच हैज अ स्टेट रिलीजन। जैसे हमारी कंट्री सेकुलर है, तो हमारे कंट्री में सब धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है। और जो ये वाली कंट्रीज हैं, ये थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो इनमें जो मेजोरिटी है वो इस्लाम रिलीजन की है, मुस्लिम मेजोरिटी है। हो क्या रहा था कि इन कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज है, जैसे भी अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना थी, वहां पर जो प्रोटेस्ट हुए, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हुए। अभी बट वहां पर सिचुएशन आप देख सकते हो कितनी वर्स है। वहां पर हिंदूज के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर कितने एट्रोसिटीज किए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। देन पाकिस्तान के अंदर तो शुरू से ही किए जाते हैं, हिंदू सिख कम्युनिटी जो है वहां पर टारगेट की जाती है। देन अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि तालिबान रूल है, तो आपने देखा था वहां पर मास एक्सोडस हुआ था। जो ये माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज एंड सिख्स। ठीक है, तो अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसके अंदर चेंज करा, अमेंडमेंट करके ये बोल दिया कि इन तीन देशों में से जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, इनको हम इंडिया की जो है नागरिकता, सिटीजनशिप दे देंगे। और उसका प्रोसेस जो है फास्ट कर दिया इन द सेंस कि जो को इंडिया की सिटीजनशिप 12 सालों में मिलनी थी, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है सिटीजनशिप लेने का, तो उसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, 12 साल 13 साल का पीरियड रहता है। बट इसमें उन्होंने उसको शॉर्ट पीरियड कर दिया और 3 से 5 सालों के अंदर सिटीजनशिप इन लोगों को जो इन तीन देशों में से आएंगे उनको देनी थी। अब हुआ क्या कि इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने बोला कि सर व्हाई नॉट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को इनमें क्यों नहीं आप नागरिकता, मतलब इंडिया की अगर सिटीजनशिप एक मुस्लिम लेना चाहता है, जो कि पाकिस्तान से कोई मुस्लिम है, जो कि बांग्लादेश से मुस्लिम है, वो अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो वो इस लॉ का बेनिफिट नहीं उठा सकता। इस लॉ में आपने डिस्क्रिमिनेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर आपने भेदभाव किया है, जो कि हमारा संविधान साफ तौर पे उसको मना करता है कि देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट किए कि भाई डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये कहना था कि इस लॉ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन देना। माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, क्योंकि ये देश जो है मुस्लिम मेजोरिटी देश है, इसमें अत्याचार, एट्रोसिटीज, परसिक्यूशन वो तो सिर्फ माइनॉरिटीज की होगी, किसी मुस्लिम की इस देश के अंदर जो है वो एट्रोसिटीज उस पर नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि इनको जरूरत नहीं है इस लॉ के बेनिफिट की।
फिर उधर से काउंटर आर्गुमेंट एक ये भी आया जो कि इस लॉ को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उन्होंने बोला कि सर मुस्लिम्स के अंदर भी डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, सुन्नीज एंड शियाज तो दो सेक्ट्स हमने देखे ही हैं, बट उसके अलावा अहमदियाज हैं, उसके अलावा हजारा मुस्लिम्स हैं, उसके बाद रोहिंग्याज हैं। आपने देखा था रोहिंग्याज को म्यांमार से निकाला गया, बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश से निकाल दिया गया। देन अहमदिया मुस्लिम्स हैं, अहमदिया सेक्ट है एक अलग से ही है, ठीक है। तो ये शिया सुन्नीस के अंदर ही डिफरेंट स्कूल्स हैं अहमदियाज, अगर आप देखोगे अहमदियाज अलग क्यों है वहां पर, जो जहाँ पाकिस्तान में अहमदियाज मुस्लिम्स को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको मुस्लिम्स मानते ही नहीं है वो। उसका मेन रीजन है क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो लास्ट जो थे प्रॉफेट एक मुस्लिम धर्म के अंदर जो ये मान्यता है कि प्रॉफेट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफेट, ठीक है। एंड उसके बाद चार कैलिफ्स आए थे, खलीफा, ठीक है। सबसे पहले अबू बकर आए थे, फिर उस्मान आए थे, और लास्ट में जो है लास्ट कैलिफ कौन से थे? अली थे। लास्ट कैलिफ अली को मानते हैं। बट अहमदिया मुस्लिम्स जो है ना, उनका सेक्ट ये मानता है कि प्रॉफेट मोहम्मद के बाद और ये अली जो कैलिफ थे उसके बाद भी एक और अवतार आए थे, अल्लाह के अवतार आए थे, और उनको वो जो उनके गुरु हैं अहमदिया सेक्ट जिसने चलाया था वो उनको मानते हैं। जबकि मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं, आप तो मुस्लिम इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट हो, आपने अपना ही बना लिया गुरु, ये इस टाइप का ऐसा कुछ बना लिया। तो उन पे वहां पर सेकंड क्लास सिटीजन की ट्रीटमेंट होती है, उनके ऊपर भी एट्रोसिटीज होती है। तो उन्होंने बोला कि कुछ मुस्लिम्स भी हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। एनी हाउ, कीपिंग दैट थिंग असाइड, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुए, और दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर ये प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए। तो वहां पर अब जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो वहां पर काफी लोग जो हैं जेएनयू के अंदर, जैसे उमर खालिद और इमाम शारजिल, और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो थे इसमें अंदर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने कुछ प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी, इंफ्लेमेटरी स्पीचेस दी, और उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट के लिए लोगों को जो है एनकरेज किया कि आप प्रोटेस्ट करिए। और उसके अंदर कुछ स्पीचेस ऐसे दी कि दिल्ली पुलिस ने, और स्पीचेस के बाद वहां पर रॉयट स्टार्ट हो गए, दंगे स्टार्ट हो गए। दंगे दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुए जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, और आई थिंक 500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को आग लगा दी गई। बहुत तगड़े, मतलब वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिले, कॉम्युनल रॉयट्स थे वहां से हिंदू कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पर, और ये मुस्लिम कम्युनिटीज ऐसे वहां पर। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बोला कि इट वाज अ वेल प्लान्ड टेररिस्ट एक्ट, इट वाज अ वेल प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी, ये एक षड्यंत्र था इन्होंने, और ये इंडिया की सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को भंग करना चाहते थे, और उसको तोड़ना चाहते थे। एंड उसके अलावा इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो है डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस का ये आर्ग्यूमेंट है। पूरा पॉइंट ये है कि यूएपीए लॉ लगा दिया उनके ऊपर, ये एक स्पेशल स्टैट्यूट है, और ये टेररिज्म को डील करने के लिए बनाया गया है, टेररिज्म जैसे एक्ट्स को डील करने के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत सारी प्रोविजन है, मैं आपको ये जो मेन डिस्कशन के बाद मैं आपको वो प्रोविजन दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर। तो बैकग्राउंड ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 में हुआ था, ठीक है। ये लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर हुए थे, 50 to 54 लोगों की डेथ हो गई थी। देन प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, एंड मीटिंग्स हुई थी, मोबिलाइजेशन प्रोटेस्ट साइट्स पे इन लोगों ने इकट्ठे होकर कॉल्स दी थी चक्का जाम करने की। ये बोला था कि दिल्ली के अंदर चक्का जाम कर दिया जाए, दिल्ली से कोई भी चीज अंदर से बाहर से दिल्ली के अंदर ना आ पाए। एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल आइटम्स जो हैं जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये चक्का जाम कर दो, और बिल्कुल कोई दिल्ली के अंदर कोई चीज आनी नहीं चाहिए। सो उसके बाद ये कम्युनल वायलेंस हुई और ये सब हुआ, देन उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया। Then finally, coming to the overview of this law, UAPA was enacted. This law was enacted to provide the state government को with a legal framework to deal with the activities. ऐसी एक्टिविटीज से डील करने के लिए ये लॉ बनाया गया था जो एक्टिविटीज थ्रेटन करती हैं भारत की सॉवरेनिटी को, भारत की इंटेग्रिटी को, एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओवर टाइम थ्रू मल्टीपल अमेंडमेंट्स काफी सारे चेंजेस करे, एंड जिसकी वजह से इस लॉ के अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो वेग हैं बहुत ज्यादा, जो कि ओपन एंडेड हैं, जिसका मिसयूज हो सकता है। और इसमें जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा जो शार्जिल इमाम वाला केस है, उसमें ये दो दो सेक्शन हमारे मेन पॉइंट के हैं, द डेफिनेशन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट अंडर सेक्शन 15 एंड द स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन जो है अंडर सेक्शन 43D क्लॉज 5। तो हम सबसे पहले सेक्शन 15 को देखते हैं। सबसे पहले मैं बेयर एक्ट आपको दिखाता हूँ। बेयर एक्ट के अंदर मैं आपको सेक्शन 15 दिखाता हूँ, एक बार आप वो देखिए। बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 15 को एक बार चेक करते हैं हम, फिर मैं अपनी एक्सप्लेनेशन आपको साइड बाय साइड दूंगा। देखिए टेररिस्ट एक्ट, हूएवर डज एनी एक्ट, कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्ट करता है
और वो एक्ट करना कैसे है, विद द इंटेंशन, ठीक है, मतलब अपनी स्व इच्छा से, डिजायर से उसने वो एक्ट किया विद द इंटेंशन। इंटेंशन किस चीज की है, इंटेंशन भारत के अंदर पीस फैलाने की नहीं है, उसने वो काम किया था इस मंशा के साथ, इस डिजायर के साथ कि भारत की अखंडता को, सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, सिक्योरिटी को खतरे में डाला जाए। तो उसने वो एक्ट किया था इस मंशा से। अब वो एक्ट क्या किया, हो सकता है कि उसने कोई गाना गा दिया हो, देखो एक्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक्ट को अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि एक्ट किया था, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, ये पहले इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं सेक्शन 15 जो यूएपीए का है, ये एक्ट को कंसीडर नहीं करता। एक्ट आपने कुछ भी किया हो, डजेंट मैटर, एक नॉर्मल एक्ट भी किया हो आपने, बट अगर उसके पीछे आपकी इंटेंशन अगर ये थी, मान लो आपके एक्ट से कोई हार्म नहीं हुआ, कोई दंगे नहीं हुए, किसी का कोई मर्डर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अगर आपके एक्ट के पीछे आपकी इंटेंशन ये थी, तो स्टिल यू हैव डन अ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, आपने टेररिस्ट एक्ट फिर भी किया है। सो प्लीज रिमेंबर दैट अंडर सेक्शन 15 इंटेंशन के ऊपर ज्यादा सेंट्रल पॉइंट है, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, कि आपने जो वो काम किया था उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी, आपकी डिजायर क्या थी। नाउ विद द इंटेंट टू थ्रेटन द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, और यू हैव डन एन एक्ट विच इज लाइकली टू थ्रेटन। देखो आप ध्यान से वर्ड देखो, एक तो हो गया इंटेंशन से, और इंटेंशन कैसे प्रूव करोगे, मेरे एक्ट, मेरा कंडक्ट देखोगे। जैसे शार्जिल इमाम खालिद, ये वाला उमर खालिद, इन्होंने, इनका कंडक्ट चेक किया गया, क्या किया इन्होंने, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, इन्होंने भाषण दिया कि जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, वो जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां से जाता है, वो चिकन नेक बोलते हैं ना। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, मैं इंडिया का मैप अगर आपको दिखाऊं, तो वहां पर आपको दिखेगा, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये जो है ना इंडिया का मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इसके अंदर ये वेस्ट बंगाल के ऊपर जो ये वाला छोटा सा एरिया देख रहे हो ना आप, ये बिल्कुल पतला सा एरिया, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। अगर ये इंडिया से कट कर दिया जाए, यहाँ से इसके ऊपर चाइना कब्जा कर ले, तो इसने ना, शारजिल इमाम ने ये भाषण दिया था कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पर मुस्लिम तादाद ज्यादा है, मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए, और और इजीली हम इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर सकते हैं। ऐसे भाषण उसने दिए थे जब वो ये बातें कर रहा था। देन आगे, ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आपको ये चीजें वहां पर मिल सकती हैं। देन देखिए, द इंटेंशन टू थ्रेटन द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, एक तो ये हो गया। आगे देखिए लिखा है, आपने एक्ट किया नॉट विद द इंटेंशन, बट आपने किया है सच एक्ट विच इज लाइकली, पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे मेरी तो इंटेंशन नहीं थी यूनिटी को थ्रेटन करने की, बट लॉ कहता है कि अगर आपने कोई एक्ट किया विच हैज अ प्रोबेबिलिटी, विच हैज अ लाइकलीहुड, कि उससे भारत की अखंडता, यूनिटी को खतरा पैदा हो सकता है, तो आपने टेररिस्ट एक्ट किया है। तो आप कह नहीं सकते कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी को भी कवर किया गया है, लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी। तो उसके अलावा ये वर्ड देखिए आप, यूनिटी इंटेग्रिटी तो समझ में आता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े कोई ऐसे बंदा बोलेगा करेंगे, तो वो तो समझ में आता है, बट यहाँ पर है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी अगर आप खतरे में डालते हैं, अब आप बताइए, जब उसने बोला कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम बंद कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को, ये तो यूनिटी इंटेग्रिटी की बात हो गई। जब बोला कि दिल्ली को चक्का जाम कर दो, दिल्ली बंद कर दो, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा, क्योंकि एसेंशियल आइटम्स बंद हो गई, तो दिल्ली एकदम, द सिटी विल बी ब्रॉट टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, बिल्कुल रुक जाएगा काम। तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को खतरा डालते हो। और या फिर आपने वो एक्ट किया विद द इंटेंट, तो एक तो आपकी इंटेंशन ये थी सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को खतरे में डालने की, या फिर आपकी इंटेंशन है टू स्ट्राइक टेरर, लोगों के बीच में खौफ पैदा करना। आपने उस इंटेंशन से कोई काम किया कि लोगों के बीच में टेरर आ जाए, और या फिर आपने कोई काम किया जिससे संभावना थी कि लोगों के बीच में टेरर आ जाए, और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया, या इंडिया के लोगों में टेरर आ जाए, या फिर आप देखिए इन एनी फॉरेन कंट्री ऑल्सो, आप देखिए ध्यान दीजिए, in any foreign country also to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India। टेरर की बात कर रहे हैं जब,
तो वहां पर इंडिया की अखंडता में तो वो इंडिया की अखंडता की बात कर रहे हैं, वहां पर फॉरेन कंट्री की अखंडता से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट जब टेरर की बात करें तो वो कह रहे हैं लोग इंडिया के लोगों में टेरर करना या किसी फॉरेन कंट्री के लोगों के बीच में आपने दहशत पैदा करनी है, दहशतगर्दी, तो वो भी आप टेररिस्ट एक्ट में फॉल करेगा। आगे देखिए, ये तो हो गया कि आपने एक्ट किया था इस इंटेंशन से। एक्ट क्या किया है ये नहीं अभी बताया कि एक्ट क्या किया है, कैसे किया है तो ये भी नहीं बता रहे। कह रहे हैं इंटेंशन ये थी आपके एक्ट करने की, या फिर आपने जो एक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी ये थी। उसके अलावा आगे देखिए, आगे तो आपने ये जो थ्रेटन करना था या लोगों के बीच में जो टेरर पैदा करना था, इसके अब मोड्स बताए जा रहे हैं, तरीके कि आपने ये काम करने, ये इंटेंशन वाला जो आपका काम था ये करना कैसे है, मोड्स बताए गए हैं। बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट, explosive substance, inflammable substance, firearms, lethal weapons, poisonous, noxious gas, other chemicals, or by any other substances, whether biological, radioactive, nuclear, otherwise, और हैजार्डस नेचर का कोई ऐसे है, या फिर अब बहुत ध्यान से आप देखिए वर्ड, जो पूरे मसले का जड़ है वो ये है, बाय एनी अदर मीन्स। कहने का मतलब, अगर आप भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को या लोगों के बीच में जो टेरर फैलाना है, अगर आप इन तरीकों से फैलाते हो, बॉम्ब बूम फायर आर्म्स, ये तो चलो समझ में आता है, हाँ ये तो है ही दहशतगर्दी वाले काम। बट इन अगर आपने ये इंटेंशन थी आपकी कि भारत की यूनिटी को खतरे में डालोगे या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरे में डालोगे, नॉट बाय बॉम्ब, बाय एनी अदर मीन्स। एनी अदर मीन्स मतलब इनके अलावा किसी और तरीके से। अब और तरीका क्या, वो तो पार्लियामेंट ने बताया नहीं। और तरीका क्या, इसका मतलब सिंपल प्रोटेस्ट करना। सिंपल प्रोटेस्ट में जाके अगर आप ये कह रहे हो कि चक्का जाम कर दो, चक्का जाम कर दो, और गवर्नमेंट को जो है प्रेशर बिल्डअप करो, या कुछ भी ऐसी अगर आप बातें करते हो, तो एनी अदर मीन्स में तो वो फॉल कर जाएगा। आप पीसफुल तरीके से भी कह रहे हो, बट आप जब कह रहे हो चक्का जाम कर दो, तो उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो खतरे में आ ही जाएगी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो खतरे में आ जाएगी, चाहे भारत की अखंडता के बारे में आपने कुछ ना भी बोला हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो खतरे में आ ही जाएगी। तो आपका वो जो आर्टिकल 19 का जो राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्ट के बीच में जो लाइन थी वो बहुत ही ब्लर हो गई है। मतलब इसका अगर आप एक नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे हो और उसमें आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी, तो आप बोलोगे मैंने कोई बॉम्ब बनाने वाली बात थोड़ी बोली है, आप बोलोगे मैंने तो सिंपल बात बोली है। बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर वर्ड एनी अदर मीन्स लिखा है, तो उसमें एक वेग और एक मिसयूज होने वाला जो है स्कोप पैदा हो जाता है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बात करी है, बाय एनी अदर मीन्स और वट एवर नेचर टू कॉज और लाइकली टू कॉज। तो आपने इन मेथड्स का यूज करके, इन मेथड्स का यूज करके आपने किसी की डेथ कॉज करी, किसी को इंजरी कॉज करी, किसी का लॉस कर दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कर दी, डिसरप्ट। अब आप देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए जरा, इन मेथड्स का यूज करके आपने किसी को चलो इंजरी नहीं करी, किसी को लॉस नहीं किया, ना कोई प्रॉपर्टी को आग लगाई, पर पॉइंट ये है कि आपने डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई देख रहे हो आप, आपने बोला कि दिल्ली के अंदर वेजिटेबल्स, एसेंशियल आइटम सारे बंद कर दो, डिसरप्शन ऑफ एनी, चक्का जाम कर दो। आपने बोला एसेंशियल सर्विसेज को बंद कर दो, हॉस्पिटल्स और ये सब बंद कर दो, ठीक है, एसेंशियल लाइफ टू द कम्युनिटी इन इंडिया, और एनी फॉरेन कंट्री भी, फॉरेन कंट्री में भी ऐसा करोगे तो आप टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो। देन या फिर आप इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को खतरे में डाल रहे हो, जैसे मान लो आप नकली नोट छापने का आपने बोलिया कि इंडिया के अंदर नकली नोट फैला दो, स्मगलिंग करो, या कुछ भी काउंटरफीट करेंसी इंडिया में फैला दो, आप टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो। या फिर आप डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो आप कुछ भी ऐसा काम करोगे तो आप, या फिर किसी ये भी देखिए, किसी पब्लिक फंक्शनरी को अगर आप थ्रेटन करते हो, उसको धमकाते हो, जाके क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो उसके ऊपर आप जाके, तो किसी को आपने फ्राइटन कर दिया, पब्लिक फंक्शनरी को जाके 10 लोगों ने जाके उसको फ्राइटन कर दिया, क्रिमिनल फोर्स यूज करके उसको धमकाया, तो आप उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, आप टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो। आप किसी को डिटेन कर लो, किडनैप कर लो, एब्डक्ट कर लो, और किल करो, इंजर करो, चाहे वो गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू, क्यों कर रहे हो आप, ताकि गवर्नमेंट को आप कंपेल कर सको। जैसे वो एक प्लेन हाईजैक हुआ था ना, प्लेन हाईजैक करके उन्होंने एब्डक्ट कर लिया और ये सारे सारे हाईजैकिंग कर ली, तो उसमें फिर गवर्नमेंट को कंपेल किया था कि भाई वो जो एक ड्रेडेड क्रिमिनल था उसको आप जेल से छोड़ो, तो आप टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो। देन सो दिस इज द टेररिस्ट एक्ट, ये टेररिस्ट एक्ट है, और इसकी सजा आप देख सकते हो डेथ पेनल्टी और जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट ऑफ टेररिस्ट एक्ट, आप देख सकते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। हम्म, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है, उस पे आप देखिए सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए डेफिनेशन,
Section 15 begins by focusing on intention rather than merely the act itself. The terrorist act is defined as any act done with the intention to threaten, ये मैंने अभी आपको बताया. Intention to strike terror in the people, ये मैंने आपको बताया. Intention जो है वो मेन चीज है, और इवन प्रोबेबिलिटी को भी वो कवर कर रहे हैं. देन उसके बाद मीन्स को यूज कर रहे हैं. मीन्स डेंजरस मीन्स की बात करिए, बॉम्ब्स डायनामाइट्स की बात करी है. देन एनी अदर मीन्स की बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी. देन उसके बाद इन मीन्स का यूज करके आपने डेथ कॉज करी है, डैमेज कॉज करा है, या डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया आपने, वाटर सप्लाई बंद कर दी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बंद कर दिया आपने. देन मॉनेटरी सप्लाई वाली बात हमने करी कि काउंटर फीट करेंसी. देन डैमेज टू डिफेंस और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाते हो, तो ये सारे हैं. पब्लिक फंक्शनरी वाली बात हमने करी, किडनैपिंग वाली, इन कोएट ऑफेंस है. तो इन मेथड्स का यूज करके अगर आप ये करा आपने, या ऐसे करने की कोशिश की, अब किया नहीं आपने, सपोज करो कोशिश की थी आपने, पूरा किया नहीं अभी, कुछ भी एसेंशियल आइटम्स को रोका नहीं है अभी, पर फिर भी ये टेररिस्ट एक्ट में फॉल करेगा. फिर विदाउट इवन इफ द एक्ट इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट नेसेसरी, ओनली योर इंटेंशन वाज नेसेसरी, योर कंडक्ट विल बी सीन, कंडक्ट देखा जाएगा. नाउ वेगनेस एंड ओवर ब्रेथ ऑफ द सेक्शन, तो मैंने आपको बताया ही है वेग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं लाइकली टू थ्रेटन, लाइकली टू स्ट्राइक टेरर, एनी अदर मींस लिखा हुआ है. तो ये वेग है और इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट आ सकता है, जो है इसका मिसयूज हो सकता है. ठीक है, देन आगे सेक्शन 15, ये डेफिनेशन हमने कर ही ली होगी. देन अगेन ये आ गया. हाँ, अब आते हैं यहाँ पर बेल की बात करते हैं. 43D की बात करते हैं हम. 43D यहाँ पर हम देखते हैं एक बार. हाँ, 43D ये देखिए. Notwithstanding anything contained in the code, code मतलब criminal procedure code, no person accused of an offense punishable under chapter 4 and chapter 6. तो chapter 4 में अभी आपने देखा ना, वो definition of terrorist act था. तो अगर किसी बंदे के ऊपर ये वाले ऑफेंस लगे हैं, अगर वो कस्टडी में है, तो नो पर्सन शैल बी रिलीज्ड, उसको छोड़ा नहीं जाएगा बेल के ऊपर ऑन इज ऑन बोर्ड, अनलेस दो कंडीशंस पूरी होंगी तब छोड़ा जा सकता है बेल पे, नहीं तो नहीं छोड़ा जा सकता. नंबर वन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच रिलीज. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, जो सरकारी वकील हैं, उनको बिना सुने आप यूएपीए के अंदर जिस बंदे के ऊपर चार्ज लगे हैं, आप उसको बेल पे नहीं छोड़ सकते. तो एक्स पार्टी बेल का ऑर्डर नहीं हो सकता कि दूसरी पार्टी को नहीं सुना तो आपने बेल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना सुने बेल दे दी. नंबर वन कि उसको सुनना है, और वो अपोज करेगा ऑब्वियसली, वो तो यही बोलेगा सर इसको मत छोड़ो, ये इन्होंने टेररिस्ट एक्ट के इनके ऊपर बहुत सारे एविडेंसेस हैं इनके, ये विटनेस को धमकाएंगे, ये कुछ भी करेंगे, तो उसको सुनना पड़ेगा. नंबर वन. नंबर टू, प्रोवाइडेड दैट सच अक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, उसको बेल पे नहीं छोड़ना है. इफ द कोर्ट ऑन द perusal of the case diary, please pay special attention to this line, court on the perusal of the case diary. केस डायरी, जो पुलिस केस डायरी बनाती है जिसमें डे टू डे प्रोसीडिंग्स लिखी होती है कि क्या क्या एविडेंस आए, किस किस के बयान रिकॉर्ड करे, क्या क्या किया है. ठीक है, पेरूजल ऑन द ऑफ द केस डायरी और द चार्जशीट रिपोर्ट, मतलब चालान पेश जो हुआ है अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड इज ऑफ द ओपिनियन, अगर कोर्ट की ये राय है सिर्फ केस डायरी को देखने के बाद, दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन अगेंस्ट सच पर्सन इज प्राइमा फेसाई ट्रू, मतलब कोर्ट का ओपिनियन ये है कि इसके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं ये प्राइमा फेसाई ट्रू हैं, प्रथम दृष्टया ट्रू हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं आपको, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक पर्सन के ऊपर यूएपीए का चार्ज लगा दिया किसी के ऊपर कि सर इसने कोई भाषण दिया था, अब भाषण भी तो एनी अदर मीन्स में आएगा, सर उस भाषण से इसने भारत की अखंडता को थ्रेटन करने की सर प्रोबेबिलिटी थी, सर प्रोबेबिलिटी थी, या फिर सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इसने कर देना था, सर एसेंशियल आइटम्स को इसने डिसरप्ट कर देना था, कुछ ऐसे भाषण दिए थे कि चक्का जाम कर दो, बंद कर दो, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया, उसके ऊपर एफआईआर हो गई. एफआईआर होने के बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया. जब उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है, अब अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने केस डायरी के अंदर डे टू डे प्रोसीडिंग्स लिखनी स्टार्ट कर दी कि सर हमें एक बंदा मिला विटनेस W1, विटनेस W2, इसके खिलाफ हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल गया, इसके खिलाफ हमें और भी जो भी है इसके खिलाफ हमें वीडियोस मिली, सब कुछ. देन
इस बंदे ने यहाँ पर बेल लगाई होगी, बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई होगी कि सर अभी तो मैं अक्यूज हूँ, अभी तो मैं आरोपी हूँ, मेरे ऊपर तो आरोप लगे हैं, अभी मैं कोई दोषी सिद्ध थोड़ी हो गया हूँ, मेरे ऊपर दोष लगे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, सॉरी मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, पर जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया या जो मेरे ऊपर दोष लगाया गया वो सिद्ध नहीं हुआ, अभी प्रूव नहीं हुआ, तो सर आप मुझे बेल दे दो आप। क्योंकि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यही कहता है ना कि एक बंदे का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आप एक बंदे का राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी जो है कर्टेल नहीं कर सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो यहाँ पर वो बंदा अपना आर्टिकल 21 की बात करता है और कहता है सर मुझे बेल दे दीजिए आप। बट क्योंकि ये सेक्शन हमने जो अभी पढ़ा है ये कहता है कि भाई अगर कोर्ट उसको बेल नहीं देगी, अगर कोर्ट को सिर्फ केस डायरी देखकर ये सेटिस्फेक्शन है कि इस बंदे ने प्राइमा फसाई लग रहा है हमें, मतलब देखकर ऊपर ऊपर से लग रहा है कि इसने किया होगा ये ऑफेंस, इसने ये ऑफेंस किया होगा। मतलब आप ये देखिए कि जब भी कोई नॉर्मल स्टैट्यूट के अंदर जब हम बेल अप्लाई करते हैं तो वहां पर रूल ये होता है कि अ पर्सन इज, कार्डिनल प्रिंसिपल क्या होता है, अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक बंदे को कोर्ट यही मान के चलती है वो इनोसेंट है, वो निर्दोष है, जब तक उसका गिल्ट साबित नहीं हो जाता। अब गिल्ट कब साबित होएगा, जब ये चार्जशीट चालान पेश हो गया पुलिस का, जब कोर्ट के पास सारा कागजात चले गए, कोर्ट के पास जब ट्रायल स्टार्ट हो गया कोर्ट के अंदर, तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद जब यहाँ पर एविडेंस आएंगे, अब यहाँ पर एविडेंस आएंगे, क्योंकि ये पुलिस जो एविडेंस लेके आई है झूठे भी तो हो सकती है, ये विटनेस झूठा भी तो हो सकता है, ये सारे बयान झूठे भी तो हो सकते हैं, ये सारे झूठे एविडेंस फैब्रिकेटेड एविडेंस हो सकते हैं। इनके बेसिस पे हम थोड़ी डिसाइड कर लेंगे कि इस बंदे ने ये किया है या नहीं किया है, इन बेसिस पे तो हम दोष थोड़ी सिर्फ साबित कर लेंगे। तो ट्रायल के अंदर जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लेके आएगी तो वहां पर प्रॉपर कोर्ट जो है उन एविडेंसेस को एग्जामिन करेगी, एनालाइज करेगी, उनकी रेलिवेंसी चेक करेगी, इंडियन एविडेंस के एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी रिलायबिलिटी को चेक किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाएगा। ठीक है, तो वो बंदा जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस आएगा, तो मान लो W1 विटनेस आ गया, तो ये अपना बयान देगा, तो फिर ये बंदा जो एक्यूज है जिसको पकड़ा है एक्स को, इसके वकील साहब उससे पूछेंगे ना कि भाई तूने कब देखा, तूने कहाँ सुना, उसको उसके क्रेडिट को इम्पीच करने की कोशिश करेंगे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर दूध का दूध पानी का पानी साबित होगा। हो सकता है इसमें काफी सारे विटनेस जो हैं सारे झूठे हों, तो फाइनली उसका दोष, तो ट्रायल जब फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, ट्रायल जब सारे एविडेंस आ जाएंगे तभी तो सिद्ध होगा उसका दोष। तो नॉर्मल जब हम किसी आईपीसी के ऑफेंस के अंदर किसी बंदे को पकड़ते हैं, इंडियन पिनल कोड के अंदर अरेस्ट कर लेती है पुलिस कि सर इसने चोरी की है या इसने कोई नॉर्मल ऑफेंस किया है, उसके अंदर जब बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं वो भी बेल एप्लीकेशन लगाता है, तो वहां पर हमारा जो मेन प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, वो इनोसेंट है जब तक, अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता तब तक वो इनोसेंट है। तो जब यहाँ पर वो बेल एप्लीकेशन लगाएगा तो कोर्ट का टिल्ट ऑफ माइंड यही रहेगा कि ये बंदा बेकसूर है। ठीक है, और बेकसूर है, और वहां पर कोर्ट ये नहीं देखती कि प्राइमा फसाई प्रथम दृष्टया इसने किया या नहीं किया, वो तो मिनी ट्रायल हो जाएगा, फिर वो तो क्या हो जाएगा, मिनी ट्रायल। इस स्टेज पर जब बेल एप्लीकेशन लगती है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यहाँ पर वो बेल एप्लीकेशन लगा रहा है, तो पुलिस जो कोर्ट होती है, कोर्ट कभी भी इस चीज पे नहीं जाती कि भाई इसके खिलाफ एविडेंस कितने हैं, एविडेंस सच्चे हैं झूठे, नहीं, वो तो मिनी ट्रायल हो जाएगा, वो तो इसी स्टेज पे पता करना है। फिर कोर्ट देखती क्या है, कोर्ट देखती है कि इज ही अ फ्लाइट रिस्क, क्या ये भाग तो नहीं जाएगा, एब्सकॉन्डर भगौड़ा तो नहीं हो जाएगा, अगर इसको हम बेल दे देंगे कहीं वापस आए ही ना, कहीं ये विटनेस को धमकाएगा तो नहीं, कि ये एविडेंस को टेम्पर तो नहीं करेगा, एविडेंस के साथ छेड़खानी तो नहीं करेगा, विटनेस को जाके धमकियां तो नहीं देगा कि मेरे खिलाफ अगर गवाही दी तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ऐसे काम तो नहीं करेगा ये। अगर ऐसे काम करेगा तो कोर्ट बेल देने से मना कर देगी। बट कोर्ट कहीं भी इस पॉइंट पे नहीं जा रही है कि इसने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया है, क्योंकि इस स्टेज पर कोर्ट उस चीज को देख ही नहीं, देखना बनता ही नहीं है। कैसे देख सकते हो आप, वो तो ट्रायल स्टेज पे जाके देखोगे ना आप। तो कोर्ट सिर्फ यही देखती है। तो कोर्ट बैलेंस क्या करती है, कोर्ट देखती है कि भैया इस बंदे के एंटीसीडेंट्स क्या हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका क्लीन जो है हिस्ट्री इसकी क्लीन रही है, इसका क्लीन करेक्टर क्लीन रहा है, इसका इसके ऊपर ऑफेंस किस नेचर का है, हीनियस है काफी, रेप जैसा ऑफेंस का एलिगेशन तो नहीं है इसके ऊपर, इसका एंटीसीडेंट्स कैसे हैं, ये पहले तो नहीं किसी ऑफेंस के अंदर भगौड़ा हुआ था, इसने किसी विटनेस को धमकाया तो नहीं था, जैसे कुलदीप सेंगर वाला केस आपने देखा था। कुलदीप सेंगर में आप देखिए उसने उसके फादर को जो मार दिया कस्टडी के अंदर, उसके अंदर भी वो कन्विक्ट हुआ था लोअर कोर्ट से। देन उसने रेप केस में भी वो कन्विक्ट हुआ, उसने उसकी दो आंट्स को मरवा दिया, उसने पापा को मरवा दिया, उसके उसके एंटीसीडेंट्स देखो, और भी पहले उसके ऊपर कई केसेस हैं। तो विटनेस को तो कितना उन्होंने, उसने तो मरवा ही दिया। तो अब ये चीजें देखकर कोर्ट बैलेंस करता है, कोर्ट कभी भी नहीं देखता कि उसने ये किया है या नहीं किया, एविडेंस क्या आए हैं, पुलिस एविडेंस क्या लेके आई है, हो सकता है ना सारे झूठे एविडेंस हो। बट यूएपीए में इसको उल्टा कर दो आप,
पर्सन इज presumed to be guilty, person is presumed to be guilty until proven innocent, until proven innocent। उल्टा हो गया बर्डन, ठीक है। तो यहाँ पर गिल्टी माना जाएगा कि कोर्ट यहाँ पर ये टिल्ट ऑफ माइंड से चल रही है कि ये दोषी है, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ये बेकसूर है। ये तो बिल्कुल ही गलत जो है, बिल्कुल ही प्रिंसिपल को बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया इन्होंने, क्योंकि एक बंदा जिसको जेल में डाल दिया वो अपने फेवर में एविडेंस कहाँ से लेके आएगा। इस प्रिंसिपल पे तो ठीक माना जाता है कि इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, क्योंकि पूरी की पूरी पुलिस मशीनरी उस बंदे के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सकती है। पुलिस मशीनरी है, स्टेट के पास कितनी बड़ी मशीनरी है, पुलिस के पास सर्च की पावर है, अरेस्ट की पावर है, ठीक है। पुलिस के पास इतनी वाइड पावर है, तो पुलिस एविडेंस इकट्ठा करके लेके आए ना। इसलिए हमारा सिद्धांत ये होता है कि कोर्ट तो उसको बेकसूर मान के चलेगी, आप उसको गिल्टी साबित करो। बट यहाँ पर आप उल्टा कर रहे हो आप। तो अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कोर्ट जो केस डायरी है, पुलिस ने अभी तक क्या किया है, मान लो किसी बंदे का बयान रिकॉर्ड कर लिया, कुछ कर लिया, उसको देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है प्रथम दृष्टया प्राइमा फसाई, पहले व्यू पे लगता है कि हाँ हाँ यार ये चीजें देखकर तो लग रहा है इसने किया होगा, ये वाला टेररिस्ट एक्ट वाला ऑफेंस किया होगा, तो बस फिर उसको बेल नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस अपनी केस डायरी में सारे फैब्रिकेटेड एविडेंस ले आए, झूठे ले आए, झूठे बयान लिख ले, झूठे बयान लिख ले, चार्जशीट के अंदर सारी चीजें झूठे लिख ले, तो फिर उस केसेस पे बस कोर्ट को तो फिर यही देखना है कि प्राइमा फसाई देखना, ऊपर ऊपर से देखना है। तो ऊपर ऊपर से मतलब उसके अंदर नहीं जाना कोर्ट को कि पुलिस ने जो ये बयान लिखे हैं ये झूठे हैं या सच्चे हैं, ये एविडेंस जो पुलिस लेके आई है ये रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है, ये एडमिसिबल है या इनएडमिसिबल है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। इसके अंदर नहीं जाना है, सिर्फ प्राइमा फसाई ऊपर से देखना है कि लग रहा है कि किया है। वो तो फिर पुलिस 10 बयान रिकॉर्ड कर ले, कुछ भी ऐसा कर ले, वो तो ऊपर ऊपर से लगेगा ही इसने किया है। बस इतना ही करना है पुलिस को, और उसके बाद उसको बेल नहीं मिलनी है, वो हमेशा जेल में सड़ेगा। और ये टेररिस्ट एक्ट वाले के केसेस में तो 700 लोगों के विटनेस के बयान रिकॉर्ड कर लेती है पुलिस। जब ट्रायल होगा तो 700 लोगों के बयान होंगे, ट्रायल ही 10 साल लग जाएंगे ट्रायल होते हुए। तो 10 साल तो ट्रायल में लग गए, इन्वेस्टिगेशन में 5-6 साल इन्वेस्टिगेशन और स्टे तक आने में लग गए। तो आप देख लो कितने 15-16 साल तो ट्रायल होता रहा, वो बंदा जेल में रहा। फाइनली जब ट्रायल हुआ तो मान लो उसको निर्दोष पाया गया, तो व्हाट अबाउट हिज ईयर्स ऑफ लाइफ, हिज यूथ, जो यूथ का जो टाइम है, इट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। सारे ईयर्स जो हैं प्रोडक्टिव एज के वो सारे वाइप आउट हो गए, उसका क्या करोगे आप। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजन है आपने देख लिया कि सेक्शन 15 कितना ही ब्रॉड, एम्बिगुअस और बहुत ही ओपन एंडेड है। और आपने बेल की प्रोविजन को भी देखा कि वहां पर बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का सिद्धांत लेकर चल रहे हैं कि भाई ऊपर ऊपर से अगर हमें लगेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चाहे वो झूठा ही हो। यहाँ पर इस स्टेज पर डिफेंस जो है, डिफेंस जब बेल लगेगी ना तो वो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस देखेंगे ऊपर ऊपर से, तो डिफेंस जो है वो ये भी नहीं कह सकता कि सर इसको, मतलब अपने फेवर में कुछ लेके भी नहीं आ सकता डिफेंस, अपने फेवर में कोई एविडेंस भी नहीं ला सकता, क्योंकि बेल के स्टेज पे सिर्फ केस डायरी को देखना है और सिर्फ चालान देखना है जो चार्जशीट पेश हुई है, बस उसको देखना है। डिफेंस के फेवर में कोई भी आप एविडेंस स्टेज पे नहीं देखोगे जब बेल की बात आएगी। तो कितना ड्रेकोनियन लॉ है, एक बार बंदा यूएपीए लग जाए उसके बाद तो बेल भी नहीं मिलनी, क्योंकि आपके अगेंस्ट जो प्रिजम्पशन यही है कि आप गिल्टी हो, जब तक आप इनोसेंट, अपने इनोसेंस कब साबित करोगे। इनोसेंस यहाँ पर तो साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बोलोगे सर मैं अपने एविडेंस लेके आता हूँ, तो कोर्ट देखेगी नहीं, कोर्ट तो देखेगी आपके ट्रायल स्टेज पर, तो बस फिर बैठे रहो जेल के अंदर, बैठे रहो फिर, और क्या करना है। तो यहाँ पर ये सारा मुद्दा जो है हमने ये डिस्कस किया। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि दो लैंडमार्क जजमेंट थी, एक है वताली वाली जजमेंट आई वताली, एक है के ए नजीब वाली जजमेंट, ठीक है, के ए नजीब। के ए नजीब वाली कहानी मैं बाद में बताता हूँ। वताली वाली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जब इस स्टेज पे बेल वाली स्टेज पे जब कोर्ट पेरूजल करेगी केस डायरी की, तो क्या कोर्ट ये देखेगी कि ये एविडेंस जो है रेलिवेंट है या नहीं। आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है ना, वहां पर देखते हैं ना हम रेलिवेंसी, रेलिवेंट है तभी वो एडमिसिबल होता है ना, इरेलीवेंट एविडेंस कहाँ से एडमिसिबल नहीं होते। तो वताली वाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोल दिया कि जो केस डायरी के अंदर एविडेंस जो भी पुलिस इकट्ठे करके लेके आई है, उसकी हम रेलिवेंसी भी नहीं चेक करेंगे, उसकी एडमिसिबिलिटी में भी नहीं जाएंगे, प्राइमरी है सेकेंडरी है कुछ नहीं देखेंगे हम, सिर्फ बस ऊपर से प्राइमा फसाई देखेंगे कि क्या है। तो मतलब एक तरह का राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट वाली जजमेंट वताली वाली। के नजीब वाली जजमेंट में केरला हाईकोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड भी किया। एक पर्सन के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया था, 8 साल तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, उसको बेल नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपको पता ही है स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। देन 8 साल तक उस बंदे का केस चलता रहा, 8 साल बाद उसने फिर बेल लगाई, तो केरला हाई कोर्ट ने
उसे 8 साल के बाद बेल दी, क्योंकि अभी ट्रायल ही नहीं स्टार्ट हुआ था। तो बेल कैसे दे दी? अब आप बोलोगे सर बेल तो मिलनी नहीं चाहिए, बेल कैसे दे दी? वहां पर केरला हाई कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोर्ट ने बोला कि भाई राइट टू आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है। वो कौन सा राइट है? राइट टू स्पीडी ट्रायल। क्या है? स्पीडी ट्रायल। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 में राइट टू स्पीडी ट्रायल, एक बंदे के ऊपर आप एलिगेशन लगा दो आज, उसके बाद उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ही करते रहो 8 साल तक, ट्रायल चलाओ ही ना उसके खिलाफ। बोलो कि विटनेस अभी सर विटनेस भाग गई या विटनेस मतलब मिल ही नहीं रहे, विटनेस तो क्या भागेंगे, मतलब ट्रायल ना चलाओ किसी तरीके से, ट्रायल डिले करते रहो, और ऊपर से आप उसको स्ट्रिंजेंट लॉ के अंदर बुक कर दो, यूएपीए के अंदर, बेल वो ले ना सके, ट्रायल आप चलाओ ना, उसका दोष और जो है निर्दोषपन जो है साबित ना हो, और वो बंदा सारी उम्र सड़ता रहे। तो केरला हाईकोर्ट ने बोला भाई राइट टू स्पीडी ट्रायल, जब आपने उसको पकड़ा है तो आप उसका ट्रायल भी जल्दी करो ना, फिर जल्दी करो और देखो वो भी उसने किया या नहीं किया, उसका दोष उसका साबित करो फिर आप। तो उसको 8 साल हो गए, कोर्ट ने बोला 8 साल में आपने अभी तक ट्रायल नहीं स्टार्ट किया, 700 लोगों की अभी विटनेस की लिस्ट है, और नियर टाइम के अंदर कभी ट्रायल अभी पूरा भी नहीं होने वाला। अगर हम मान लें कि ट्रायल स्टार्ट होने भी वाला है, तो ट्रायल कंप्लीट होते होते ही 700 लोगों के बयान और ये विटनेस इतने लंबा प्रोसेस चलने वाला है कि इट इज नो वेयर इन द नियर टाइम द ट्रायल इज गोना कंक्लूड, उसको कंक्लूड होने में अभी टाइम लगेगा। तो कोर्ट ने बोला तब तक क्या उस बंदे को हम राइट टू लाइफ, उसको हम उड़ा दें उसका राइट टू लाइफ, उसका राइट टू लाइफ नहीं है पर्सनल लिबर्टी। कोर्ट ने फिर के ए नजीब में उसको बेल दे दी, इवन इफ कि देयर वाज अ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन अंडर यूएपीए। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन आपने देखा ही है 43 में, स्टैट्यूट प्रोहिबिशन लगाता है, रोक लगाता है कि बेल नहीं देनी है, फिर भी कोर्ट ने, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे ऊपर ही रहते हैं, अगर कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन है तो वो टकराव है तो हम फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल करवाते हैं। नो डाउट यूएपीए एक स्पेशल स्टैट्यूट है, ये तो हमने देखा ही है। तो कोर्ट ने उसको प्रिवेल कराया, कोर्ट ने उसको बेल दे दी, ठीक है, बेल दे दी। और अब शार्जिल इमाम के केस में भी यही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज किया गया था, क्योंकि के ए नजीब की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया था केरला हाईकोर्ट की जजमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड भी किया था। और अब जब शार्जिल इमाम और इनको 6 साल हो गए थे अभी जेल में रहते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने बेल लगाई, क्योंकि दिल्ली के अंदर केस हुआ था, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी इनकी बेल। हाई कोर्ट ने बोला कि प्राइमा फेसी एविडेंस है, हम आपको बेल नहीं दे रहे। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करा, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि सर हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, हमने कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं किया, ऐसी कोई बातें नहीं बोली हैं। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसी जो इनकी स्पीच अगर आप सुनेंगे, तो जो मैंने आपको बताया, मैंने वो स्पीच सुनने के बाद ही आपको बताया, और उन्होंने ये बातें बोली थी। अब इट इज अप टू यू कि आप देखिए कि अगर हमें ये बोलना है कि भाई भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर दो और उस पर कब्जा कर लो, हम आराम से अलग कर सकते हैं, दिल्ली में चक्का जाम कर दो। अब हालांकि मैं इस पॉइंट पे नहीं जा रहा कि चक्का जाम करना टेररिस्ट एक्ट में आना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, वो तो हम लॉ की डिस्कशन कर रहे हैं कि लॉ क्या कहता है। वो आप देखिए कि ऐसा लॉ बनाना जो है, जो कि राइट टू प्रोटेस्ट को और राइट टू डिसेंट को ब्लर कर देता है, ये ऐसा लॉ है यूएपीए, तो वो आप डिसाइड करिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने आपके लिए जो मेरी पीपीटी है, यहाँ पर आते हैं बेल अंडर यूएपा 43D। तो इट इंट्रोड्यूस रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑर्डिनरी क्रिमिनल प्रोसीजर से बिल्कुल डिपार्चर है। बेल मस्ट बी डिनाइड इफ द कोर्ट फाइंड्स रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द एक्यूजेशन इज प्राइमा फेसी ट्रू। की फीचर्स इंक्लूड द इफेक्टिवनेस, इसमें फीचर क्या है? इफेक्टिव रिवर्सल ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस की जो प्रिजम्पशन है वो रिवर्स कर दी, उस बंदे को गिल्टी मान के चल रहे हैं हम। देन द कोर्ट्स असेसमेंट इज कन्फाइंड लार्जली टू द चार्जशीट, सिर्फ कोर्ट चार्जशीट देखेगी। एंटीसिपेटरी बेल यूएपीए में नहीं मिलती है। एंटीसिपेटरी बेल हमने पढ़ा था सीआरपीसी जब हम कर रहे थे, एंटीसिपेटरी बेल हमने बीएनएसएस में हमने बीएनएसएस किया, तो उसमें हमने ये देखा था कि एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, बट यूएपीए में एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती। मतलब अरेस्ट होने से पहले जो बेल मिलती है ना, एंटीसिपेशन है कि मुझे पकड़ लेगी पुलिस, मेरे ऊपर आके एक केस फाइल हो गया है और मेरे को पकड़ सकते हैं, तो हम पहले कोर्ट में चले जाते हैं कि सर मुझे एंटीसिपेशन है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा। बट यूएपीए के अगर आपको कोई एंटीसिपेशन, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। देन उसके अलावा इसमें जो प्रोविजन है वो आप देखिए, पुलिस कस्टडी 30 डेज की है। नॉर्मली आप देखो 15 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है। जब एक बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस कस्टडी जो है पुलिस अपने पास रखती है इंटेरोगेशन करने के लिए। थर्ड डिग्री टॉर्चर करती है, बट थर्ड डिग्री टॉर्चर अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। बट पुलिस जो है 30 डेज तक यूएपीए में अपने पास रख सकती है। नॉर्मल हमने देखा था 15 दिन। अब पहले 15 दिन होते थे पहले सीआरपीसी में, पर अब पहले 60 दिन के अंदर 15 दिन हमने ऐसा देखा है, पहले 45 डेज या पहले 60 डेज, वो नई प्रोविजन बीएनएसएस में ऐड हो गई है।
वो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। देन आपने डिफॉल्ट बेल देखी थी, डिफॉल्ट बेल हमने बीएनएसएस में देखा था, डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। तो डिफॉल्ट बेल लेने के लिए 180 डेज का यहाँ पर है वो। देन उसके बाद मेक्स यूएपीए मैकेनिज्म फॉर, तो यूएपीए का जो ये पूरा ढांचा है ये क्या बनाता है, ये इट मेक्स इट अ मैकेनिज्म फॉर प्रोलॉन्ग्ड प्री ट्रायल इनकार्सरेशन। प्री ट्रायल, ट्रायल से पहले लंबी जेल, लंबी जेल का पूरा मैकेनिज्म है यूएपीए, ठीक है। अभी आपका गिल्ट साबित नहीं हुआ, पर आपका ये पूरा तगड़ा मैकेनिज्म है कि प्री ट्रायल इनकार्सरेशन, जेल में रहो। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑन बेल, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वताली वाली जजमेंट में आपको बता रहा था, एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट द बेल स्टेज कोर्ट मस्ट नॉट असेस द एडमिसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ एविडेंस, प्रोसिक्यूशन मटेरियल मस्ट बी अडॉप्टेड एट द फेस वैल्यू, बस जो है बस एक्सेप्ट करो। डिफेंस रिबटल भी नहीं कर सकता, डिफेंस कुछ रिबट भी नहीं कर सकता, वहां पर डिफेंस को तो सुनना ही नहीं है। सो द बेल हेयरिंग इज इनटू मैकेनिकल एक्सेप्टेंस, मैकेनिकल मतलब बस मशीन की तरह, जो आपके सामने आया बस झूठा है सच्चा है बस उसको एक्सेप्ट कर लो और देख लो बस। देन उसके बाद एज नोटेड इन, ये वाला तो हो गया। देन आगे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब, ये वाला जो मैंने केरला हाई कोर्ट वाली जजमेंट बताई थी, स्टैट्यूटरी बेल रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट एक्लिप्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। तो कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने बोला कि स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है कि बेल नहीं देनी, बट उससे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को आप एक्लिप्स नहीं कर सकते, आर्टिकल 21 ऊपर ही रहेगा। देन उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन विदाउट प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रायल कंप्लीशन, भाई प्रोस्पेक्ट ट्रायल का कंप्लीट होने का कोई है ही नहीं भी, इन द नियर फ्यूचर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर कोर्ट ने बोला कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, कि भाई आप बोलोगे कि ट्रायल हम पता नहीं कब होगा, वो आर्टिकल 21 की वायलेशन है। देन कोर्ट ने बोला कि भाई कोर्ट के पास पावर है बेल देने की, चाहे 45D के अंदर रिस्ट्रिक्शन है फिर भी कोर्ट बेल दे सकती है। राइट टू स्पीडी ट्रायल को कोर्ट ने अपहेल्ड किया। अब ये जो लोग थे, आसिफ इकबाल ताना, नताशा नरवाल, विवांगना कलिता, ये भी इसी केस में पकड़े गए थे, पर इनको तो दिल्ली हाई कोर्ट से ही बेल मिल गई थी, पहले ही मिल गई थी। तो इन केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बेल दी है, तो कोर्ट ने फिर वताली वाली जजमेंट को कैसे इंटरप्रेट करा, क्योंकि वताली वाली जजमेंट, अब जब इनके खिलाफ कोर्ट ने बोला कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो सिर्फ एक सिम खरीद के लेके आए थे ये, इन्होंने सिर्फ एक सिम खरीदा था, सिम खरीद के वो व्हाट्सएप ग्रुप बना उसे, तो जिसने सिम खरीदा सिर्फ, तो क्या उसको भी हम टेररिस्ट एक्ट, और जो पुलिस कह रही थी सर इसने सिम खरीदा है, इसके खिलाफ ये एविडेंस है कि ये सिम खरीद के लाया था, तो अब प्राइम ऑफ साई हम मान सकते हैं कि ये इसने टेररिस्ट एक्ट किया है, उसमें इन्वॉल्व है ये। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इन लोगों के खिलाफ जो एविडेंस पुलिस लेके आई है, उससे प्राइमा फसाई भी हम ये नहीं मान सकते कि ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने अपनी रीजनिंग दी, वो हम देखते हैं। पर इसमें ना फिर वताली वाली जजमेंट के ऊपर बात आई कि सर वताली वाली जजमेंट में तो बोला है कि ऑन द फेस वैल्यू आप इन चीजों को देखकर आपको एक्सेप्ट करना है। तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक है, बट कोर्ट ने वताली वाली जजमेंट को थोड़ा सा इंटरप्रेट बहुत अच्छे से किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो कोर्ट ने बोला दैट द कोर्ट रीजन दैट इफ इट कैन नॉट एग्जामिन डिफेंस एविडेंस, ठीक है, तो अगर कोर्ट ने बोला कि अगर हम डिफेंस एविडेंस नहीं देख सकते बेल के स्टेज के ऊपर, देन हम प्रोसिक्यूशन के द्वारा उठाए गए इन्फ्रेंसेस को भी नहीं देखेंगे, मतलब कि वो सिम खरीद के लाया। तो कोर्ट ने बोला सर, प्रोसिक्यूशन कोर्ट में ये बोलता है सर इससे यही इन्फ्रेंस निकलती है, इससे यही तर्क निकलता है कि ये भी इन्वॉल्व था सर, ये सिम खरीद के लेके आया। तो कोर्ट ने बोला वताली वाली जजमेंट अगर ये कहती है कि हम डिफेंस से कुछ नहीं सुनेंगे, तो फिर हम प्रोसिक्यूशन भी की प्रोसिक्यूशन के द्वारा इन्फ्रेंस जो वो ड्रॉ कर रहा है वो भी नहीं सुनेंगे। हम तो बस ऑन द फेस वैल्यू देखेंगे कि इसने किया क्या है, सिम खरीदा है। अब उससे इन्फ्रेंस क्या निकलती है आगे कि भी ये इन्वॉल्व था या नहीं था, वो हम उसमें भी नहीं जाएंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरह का थोड़ा सा अच्छे इंटरप्रिटेशन दे दी वटाली वाली जजमेंट को, ये बोल दिया कि हम प्रोसिक्यूशन की इन्फ्रेंसेस को भी नहीं देखेंगे, फिर हम सिर्फ ऑन द फेस वैल्यू देखेंगे कि उसने किया क्या है। तो मेयर मेंबरशिप ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ मेंबर था, सिम कार्ड खरीदा था, तो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो वहां पर तो हम उसे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला सिर्फ हाइपरबॉलिक लैंग्वेज यूज करना पुलिस के द्वारा, मतलब बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें लिख देना अपनी चार्जशीट के अंदर, तो उससे काम नहीं चलेगा, कोर्ट ने बोला। देन कोर्ट ने राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात करी, और फिर कोर्ट ने नजीब की जजमेंट को अप्लाई किया, ठीक है, और कोर्ट ने बोला कि हम वेट नहीं कर सकते और आर्टिकल 21 वो होता है, डिस्ट्रॉय होता है। देन कोर्ट ने ये बहुत अच्छी बात करी कि डेमोक्रेटिक स्पेस इंडिया में कम हो रही है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम अपनी जो है डिसेंट, हम अगर किसी पॉइंट पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी, तो वो राइट टू डिसेंट, वो डेमोक्रेटिक स्पेस होनी चाहिए। जो कि कोर्ट कह रहा है कि भाई ये आप जो डेमोक्रेटिक स्पेस कम होती जा रही है, इट इज अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। द यूज ऑफ यूएपीए टू सप्रेस, यूएपीए का यूज कर रही है गवर्नमेंट, यूज कर रही है टू सप्रेस द डिसेंट, एंड कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, जो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं
उन्होंने ऐसी ऐसी भाषण दिए हैं कि जाके हथियार उठाओ और इनके ऊपर जाके हमला करो, इनके घरों को आग लगा दो। तो उन पे तो यूएपीए नहीं लगाया जाता। तो स्पीशीज बाय पॉलिटिकल फिगर्स, ये मतलब कोर्ट ने नहीं बोला था बाय द वे, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है इसके अंदर, कोर्ट ने ये पॉइंट नहीं बोला था, ठीक है। तो द पॉलिटिकल स्पीचेस बाय द पॉलिटिकल फिगर्स एज एग्जॉस्टेशन टू शूट प्रोटेस्टर्स, ऐसे नो एक्शन हैड बीन टेकन अगेंस्ट देम, उनके ऊपर तो कोई यूएपीए नहीं लगाया गया। तो ये तो आर्बिट्ररी यूज है यूएपीए का। देन आगे, अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है शारजिल इमाम के, सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 7 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों को कोर्ट ने मना कर दिया, शारजिल इमाम और खालिद उमर खालिद को, और 5 लोगों को कोर्ट ने बेल दे दी है। अब कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया? तो कोर्ट ने उनके रोल्स को वे किया, उनके रोल क्या थे। कोर्ट ने बोला जो शारजिल इमाम है और ये खालिद हैं, उमर खालिद, ये मास्टरमाइंड्स थे, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल थे, ये पीछे से सारा इनकी जो पूरी कॉन्स्पिरेसी इनकी थी, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, ये पीएचडी भी कर रहे हैं, मतलब पीएचडी लेवल के जो कर रहे हैं लोग, वैसे वाले मतलब ये लोग हैं। कोर्ट ने बोला ये इनके पूरा पीछे से मास्टरमाइंड यही थे। देन उसके बाद कोर्ट ने बोला जो बाकी के लोग थे, कोर्ट ने बोला जो बाकी के लोग हैं, वो जिन लोगों को इन्होंने बेल दी है, 5 लोगों को, तो कोर्ट ने बोला कि उन वो सिर्फ ग्राउंड हैंडलर थे, मतलब उनका काम था कि प्रोटेस्ट साइट पे स्टेज लगवाना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को वहां पर बिठाना। तो किस बेसिस पे आप यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। कोर्ट ने बोला देवर एलिजिड मास्टरमाइंड्स। आगे देखिए, हाइपर हायरार्की, कोर्ट ने बोला पार्टिसिपेशन की हायरार्की को हम चेक करेंगे। कोर्ट ने बोला कि भी हर बंदे की अपनी हायरार्की ऑफ रोल्स है, अलग अलग रोल प्ले करता है हर कोई बंदा। देन कोर्ट ने बोला लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन अलग अलग है। देन कोर्ट ने बोला कि दोज हु इन्वॉल्वमेंट वाज एसोसिएटिव पेरिफेरल, जिनका बस पेरिफेरल एसोसिएशन थी कि वहां पर लोगों को इकट्ठा करना, भीड़ को, उनका रोल बहुत कम है। देन दोज हु एलिजिड एग्जीक्यूटेड, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो उनको बोला जा रहा था कि वहां पर भीड़ इकट्ठी करो, सिर्फ वो वही कर रहे थे। तो वो तो प्रोटेस्ट का पार्ट होता है ना, आर्टिकल 19। देन दोज हु एलिजिडली कॉन्सेप्चुअलाइज कोऑर्डिनेटेड डायरेक्टेड द कॉन्स्पिरेसी, वो लीडर थे। तो इस बेंच में एनवी अंजारिया बैठे थे, अरविंद कुमार बैठे थे, दैट उमर खालिद एंड शारजिल इमाम जो है, उन्होंने बोला हाईएस्ट रंग ऑफ हायरार्की इनकी थी, सबसे तगड़ा रोल इनका ही था। देन उसके बाद उन्होंने बोला इंडिविजुअल असेसमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। कोर्ट ने बोला कि हमें इंडिविजुअल के रोल्स को असेस करना ही पड़ेगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, हम सबको एक तकड़ी में नहीं तोल सकते कि ये सब एक केस में थे तो सबको ही बेल मना कर दो। उन्होंने बोला सबके रोल्स को हमें चेक करना पड़ेगा। ट्रीटिंग ऑल अक्यूज, अगर हम सारे अक्यूज को एक ही तकड़ी में तोल देंगे, अलाई कर देंगे, सो इट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। देन कोर्ट ने बोला कि भाई the court reasoned that Article 21 demands individualized justice, not mechanical uniform application. Blanket approach would transform pre-trial detention into punishment. अगर हम blanket application लगा देंगे तो pre-trial detention एक punishment ही बन जाएगी, क्योंकि उन बंदों का रोल ही नहीं था इतना ज्यादा। तो दिस इज अबाउट देन एविडेंशियरी स्ट्रेंथ। कोर्ट ने बोला कि जो शारजिल इमाम के खिलाफ पुलिस एविडेंस लेके आई है, उमर खालिद, उसकी एविडेंशियरी स्ट्रेंथ ज्यादा तगड़ी है, और बाकी 5 लोग थे उनके खिलाफ जो एविडेंस थे वो वीक से एविडेंस थे, तो वो भी कोर्ट ने उसको देखा है। देन उसके बाद प्रोसिक्यूशन रिलाइड ऑन, देखो उमर खालिद के केस में डायरेक्ट एविडेंस थे, corroborative मटेरियल थे, रिकवरीज मिली थी, इनके सब, और ये थे, इनके खिलाफ सिर्फ एसोसिएटिव पेरिफेरल और ये कुछ वीक से एविडेंस मिले थे, कोर्ट ने इनको भी एनालाइज किया। देन दिस मटेरियल, जो ये इनके खिलाफ मटेरियल थे, कोर्ट ने बोला इससे प्राइम ऑफ साफ साफ नजर आता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। वेयर एविडेंशियरी स्ट्रेंथ वेरीज मटेरियली, द लॉजिक ऑफ डिटेंशन कैनॉट बी अप्लाइड होमोजेनियसली। तो हम सबको होमोजेनियसली एक तकड़ी में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस वीक थे, इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग थे। देन आर्टिकल 21 फंडामेंटल है। अब यहाँ पर उन्होंने पॉइंट रेज करा, उमर खालिद ने, कि सर आर्टिकल 21 का क्या, हम पिछले 6 साल से जेल में हैं, सर हमारा ट्रायल अभी हो नहीं रहा, ट्रायल कब तक होगा ये भी नहीं पता। तो कोर्ट ने बोला इट इज नॉट अ ट्रम्प कार्ड, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है आर्टिकल 21 है, बट वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। और ये जो स्पेशल स्टैट्यूट्स बनाए गए हैं यूएपीए, ये जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पार्लियामेंट ने अपनी विजडम से ये टेररिस्ट एक्ट जो होते हैं, कंट्री को डिस्टेबलाइज करने वाले एक्ट्स, इनमें जो है आर्टिकल 21 को रेगुलेट किया जा सकता है, मतलब 21 भी एब्सोल्यूट नहीं है। देन उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन सीरियस कंसर्न, तो कोर्ट ने बोला प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, लंबी जेल, सीरियस कंसर्न तो है, बट अपने आप में वो ऑटोमेटिक ग्राउंड ऑफ बेल नहीं बन जाएगा। तो लंबी जेल, सिर्फ आप बोलो कि मेरे को लंबी जेल होगी तो मेरे को बेल दे दो, आप यूएपीए में के नजीब में भी दी थी, नहीं नहीं, कोर्ट ने बोला आपका रोल चेक करेंगे, आपके खिलाफ एविडेंस चेक करेंगे, और कोर्ट ने बोला कि भाई सीरियस ग्राउंड है, बट इसका मतलब नहीं ऑटोमेटिकली आपको बेल देंगे। और एक चीज कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोल दी कि अगर अगले साल तक, अगले साल 2027 तक अगर आपके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है, तो आप दोबारा बेल लगाइए, और हो सकता है कि उस टाइम पे कोर्ट आपको बेल ग्रांट कर दे। तो उन्होंने बोला सीरियस कंसर्न है, जब कोर्ट देखेगी कि बहुत लंबा जेल हो गया, तो कोर्ट ज्यादा कंसर्न रहेगी, ध्यान से केस को सुनेगी। तो इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक ग्राउंड ऑफ बेल, ऑटोमेटिक ग्राउंड नहीं बन जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन और डिले इन ट्रायल इज नॉट एन ऑटोमेटिक ग्राउंड ऑफ बेल अंडर यूएपीए।
UAPA सेक्शन 43 5D स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड फॉर बेल। देन उसके बाद 43D हमने देख लिया, प्रिजम्पशन को रिजर्व करता है। प्राइमा फेसी टेस्ट की बात करी, हमने डिस्कस कर लिया। बर्डन एक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, दिस आई हैव आल्सो डिस्कस्ड। देन इंटरप्रिटेशन टेररिस्ट एक्ट की कोर्ट ने बोला कि भाई टेररिस्ट एक्ट सिर्फ वायलेंस के एक्ट से डील नहीं करता, एनी अदर मींस को भी डील करता है। कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर सेक्शन 15 की जो डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है। ठीक है जी, तो ये मैंने लास्ट में लिखा है सेक्शन 15 ब्लर्स द डिसेंट एंड टेरर। तो डिसेंट अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टेरर, हम टेररिस्ट एक्ट कर रहे हैं या हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिसेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी ब्लर हो जाता है। मतलब सेक्शन 15 इतना ज्यादा एम्बिगुअस है, हम देख सकते हैं। लास्ट में जो इसके अंदर मैंने ऐड करा बताली जजमेंट की और ये वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई विल स्टॉप हियर, जस्ट गिव मी 1 मिनट।